गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में जातिवाद और वर्ग के बीच में हमने अंतर देख लिए थे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है दलित समुदाय और शिक्षा से संबंधित। दलित समुदाय और शिक्षा से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है दलित समुदाय और शिक्षा। सबसे पहले हम दलित समुदाय को शिक्षा जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दलित क्या है। दलित को उन वर्गों में रखा गया है जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो इन स्थिति में आते हैं उनको दलितों के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ में आजादी से पहले दलितों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले पिछड़ी जाति वाले भूमिहीन मजदूर और बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में रखा जाता था। पहले क्या होता था, पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो आते थे उनमें जो पिछड़ी जाति होती थी उनमें जिन मजदूरों के पास में खुद की भूमि नहीं होती थी उनके अंतर्गत, और जो बंधुआ मजदूर होते थे उनके अंतर्गत दलितों को रखा जाता था। मतलब ये सारी की सारी श्रेणियां दलितों की मानी जाती थी, क्योंकि दलित जो है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा वर्ग था और बहुत ही ज्यादा गरीब वर्ग था, इसलिए वो इतना अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था। इसलिए उसे हमेशा किसी ना किसी पर आश्रित रहना पड़ता था, जिसकी मजदूरी हो गई, ये वो सारी की सारी चीजें। तो उस हिसाब से इन कैटेगरियों में दलितों को रखा गया था। मतलब ये सारी चीजें हैं। अगर वो अनुसूचित जाति का है, पिछड़ी जाति का है, उसके बाद में खुद की जमीन नहीं है और वो बंधुआ मजदूर है, तो वो दलित की श्रेणी में आएगा। अंग्रेजों ने भी इसी धारणा को अपना लिया था। वो भी ये जो कैटेगरी डिसाइड की गई थी उन्हीं के आधार पर ही ये दलितों को वर्ग निर्धारित किया गया था कि हाँ भाई ये लोग दलित है। अंग्रेजों ने भी ये मान लिया था। उसके बाद में चीजें क्या हुई, उसके बाद में चीजें थोड़ी सी परिवर्तित चीजें हुई और फिर 1931 में गांधी जी ने दलितों को एक नाम दिया और वो नाम क्या था, हरिजन। 1931 में गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा कि आप हरि के जन हो, यानी कि प्रभु के बच्चे हो, प्रभु के लोग हो, इसलिए इनको हरिजन कहा। क्योंकि ये सबकी सेवाएं करते थे, ठीक है, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे एनी टाइम, इसलिए इनको हरिजन कहा गया, यानी कि हरि के बच्चे, ईश्वर के बच्चे। उसके बाद में चीजें क्या हुई, ठीक है, इनको हरिजन कहा। फिर 1938 में भी एक बदलाव हुआ। 1938 में दलितों को या फिर जो भी ये हरिजन थे इनको एक और नाम दिया गया। इनको एक सूची, इनके लिए एक अनुसूची बनाई गई। इनके लिए एक अनुसूची बनाई गई और इनको उस अनुसूची के अंतर्गत डाला गया, जिसका क्या पूरा नाम क्या रखा, अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति। इस जाति में इन पर जो हो रहे अत्याचार और जो इनके खिलाफ जो
शोषण हो रहा है, इनका जो शोषण हो रहा है कंटिन्यू, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चर्चाएं की गई थी जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये सदियों से ही शोषण को झेलते आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके खिलाफ होती जा रही थी। ठीक है, अब भाई 1931 में जो गांधी जी ने भी इनको हरिजन नाम दे दिया था, और फिर क्या हुआ था, फिर 1938 में भी इनको अनुसूचित जाति में डाल दिया था। लेकिन फिर भी चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं थी। ठीक है, चीजें कहीं ना कहीं हट सी जा रही थी। क्यों? लेकिन क्योंकि इसलिए कि जो उच्च वर्ग था वो इनका शोषण निरंतर करता जा रहा था, क्योंकि जो दलित वर्ग था वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, ठीक है, फिर शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ था, इसलिए वह इन सारी चीजों से पिछड़ा हुआ था, इसलिए वह एक पिछड़ी जाति के भी अंतर्गत आने लगा, क्योंकि उनको चीजें पता ही नहीं थी कि भाई देश में क्या हो रहा है। जो भी लाभ, जो भी अधिकार जो थे वो उच्च वर्ग ही लेके जा रहा था, इनके लिए कुछ भी उपाय नहीं किए जा रहे थे, ना ही इनके लिए कोई ऐसी खास सुविधाएं थी उस समय। ठीक है, हालांकि वर्तमान में तो बहुत सारा स्थिति बहुत ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन क्योंकि हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, पहले की आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब थी। अच्छा, मैं अभी वर्तमान बात बता रही हूँ। वर्तमान में भारत देश में कुल जो दलितों की संख्या है वो करोड़ों में है, यानी कि दलितों की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में है। सोचो, करोड़ों में जनसंख्या, भारत देश में करोड़ों में दलितों की जनसंख्या है, फिर भी ये एक भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पा रहे हैं। फिर भी ये भारत में क्या कहलाती है? पिछड़ी जाति ही कहला रहे हैं, दलित वर्ग कहला रहे हैं, पिछड़ी जाति कहला रहे हैं। इनकी बहुत सारी समस्या है, इनसे संबंधित सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, बहुत तरह की समस्या है। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है ना, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा। यदि ये वाली समस्या इनकी पूरी हो जाएगी ना, तो इनको सारी की सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ये सामाजिक तौर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे, आर्थिक तौर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे, ठीक है, राजनीतिक तौर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे। लेकिन जब तक ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक तो चीजें यूं ही चलती रहेगी। अब क्या करें, शिक्षा तो उनको देनी ही पड़ेगी। सरकार ने दलित वर्ग के बच्चों के लिए अनेक प्रावधान निकाले, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। जैसे जैसे करके बच्चे स्कूल तक आने लगे तो उन्होंने क्या किया, बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए, बीच में ही स्कूल ड्रॉप कर दिया। कोई स्कूल जाना पसंद नहीं करता था तो किसी के माता पिता उसको स्कूल नहीं भेजते थे। अब उसके माता पिता उनको स्कूल क्यों नहीं भेजते थे? तो वो उनके माता पिता उनको स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा गरीब होते थे, गरीबी रेखा के भी नीचे आते थे। अगर ये लोग विद्यालय चले जाएंगे इनके बच्चे, तो फिर घर में कमाने वाला एक व्यक्ति कम हो जाएगा, इसलिए इनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। स्कूल नहीं भेजा जाता, अगर कुछ बच्चे स्कूल आ भी जाते थे तो वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे, और कुछ बच्चे स्कूल इसलिए आते थे केवल छात्रवृत्ति के लिए, क्योंकि उनको पता है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, उनको पैसों की सख्त जरूरत होती थी, इसलिए कुछ बच्चे विद्यालय आते थे। लेकिन शिक्षा, सच में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी घर से नहीं निकलता था, और सबसे बड़ी दुख की बात तो यही थी हमारे लिए। यदि इनकी स्थिति मजबूत करनी है तो इनको शिक्षा से जोड़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब इनका इतना पिछड़ापन होने का कारण क्या है, तो वो हम कारण देख लेते हैं कि जो दलित वर्ग है वो इतना पिछड़ा है, तो किस वजह से है, क्या कारण है, तो वो हम कारण देख लेते हैं। पहला कारण जो है इनके पिछड़े होने का, कि दलित वर्ग में व्यापक कुप्रथा एवं कुरीतियां हैं। ठीक है, बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई है, बुरी प्रथाएं फैली हुई है, अंधविश्वास, जादू टोना टोटके, ये सारी की सारी चीजें दलित वर्ग में फैली हुई है। तो इससे ये लोग ऊंचे नहीं आ पा रहे हैं, और दलित वर्ग की प्रति समाज की मुख्य धारा में उदासीनता है, यानी कि दलित वर्ग में खुद में ही वो उदासीनता, खुद से ही वो चीजें कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे कि भाई हमको आगे बढ़ना है, कि हमको हमारे समाज के लिए कुछ करना है, या फिर हमको हमारे लिए कुछ करना है। तो ये सारी की सारी चीजें दलित वर्ग जो है वो कर नहीं पा रहा है, और सबसे मेन बात, इन कुप्रथा और कुरीतियां इन समाज में बहुत फैली हुई है। दूसरा पॉइंट है
अत्यधिक निर्धनता, गरीबी, अत्यधिक निर्धनता या फिर गरीबी। सीधी सी बात है, गरीब बहुत ही ज्यादा गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, अत्यधिक निर्धन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या चीजें क्या होती है कि सारे के सारे घर के लोग मजदूरी करने उनकी मजबूरी हो जाती है। घर के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र सच में पढ़ाई के लायक है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, वो भी इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी घर के जो बड़े लोग होते हैं वो कामों में लगा देते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। इसलिए ये जो गरीबी है, जो अत्यधिक निर्धनता है, ये भी इसका मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा दलित समुदायों की शैक्षिक योजनाओं में क्रियान्वयन के लिए ठोस नीतियां न बनाना, यानी कि इनको शिक्षित करने के लिए इन जो दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है, जिससे कि ये बच्चे वास्तव में स्कूल आना पसंद करें या फिर विद्यालय से जुड़ सके। क्योंकि यदि कोई ऐसी ठोस नीति बनाएगी जिसमें बच्चों को भी कुछ ना कुछ लालच मिलेगा या उनके पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ लालच मिलेगा, तो वो अवश्य ही अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, ताकि वह इनकी शिक्षा से संबंधित कुछ ना कुछ ठोस कदम उठा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपव्यय एवं अवरोध। अपव्यय एवं अवरोध, अपव्यय, ठीक है, इनके पास में इतनी चीजें नहीं होती है कि ये अपने बच्चों को विद्यालय भेज सके, ठीक है। दूसरा है अवरोध। तो सीधी सी बात है, जब विद्यालय इनके पास में जब पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो अपने बच्चों को ये कैसे पढ़ाएंगे। तो जो बाधा है, जो अवरोध की स्थिति एक पैदा हो जाती है इन बच्चों के भविष्य के लिए। अब हम ये देखेंगे कि सरकार इनके लिए कौन कौन से प्रयत्न कर रही है। तो सरकार इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का वितरण कर चुकी है, ठीक है, जो कि कब से ही ये जो वितरण है, जो ये नीति है, कब से ही चालू हो गई है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो सरकार ही है इन दलित बच्चों के लिए जो भी बस्ते हैं, किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, ये सारी की सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल करा रही है। साथ ही साथ में मुख्य छात्रवृत्ति का प्रावधान भी रखा गया है। जो गरीब जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं बना रही है, और साथ ही साथ में बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है। साथ ही साथ में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षा में निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है, यानी कि किताबें जो है वो भी फ्री में मिल रही है। पोषाहार की व्यवस्था हो गई है कि भाई बच्चे अगर घर से खाना वाना खाकर नहीं आ सकते तो यहाँ पर आकर खा सकते हैं। छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है, और इनको विकास करने के पर्याप्त साधन भी मिल रहे हैं। अतः आवश्यक है कि शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए ऐच्छिक संगठनों का समुदाय सुधार संगठन को अधिक और अधिक सहायता ली जाए, ठीक है। इसके लिए और अपन क्या कर सकते हैं कि भाई गाँव में या फिर ऐसे कोई पिछड़ा वर्ग जो ऐसे मतलब जो क्षेत्र है जहाँ पर सच में हमको कार्य करने की जरूरत है, तो वहाँ पर हम बाल विकास संस्था खोल सकते हैं, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ सके, लिख सके, ठीक है, विकास कर सके और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना सके। सरकार तो बहुत ही ज्यादा कार्य कर ही रही है, साथ ही साथ में हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि ये जो बीच का जो भेदभाव है वो एक मिट सा जाए। तो ये सबसे मेन बात, अगर हम दलितों को या फिर ये जो भेदभाव है, जो भी पिछड़ी जाति है, उनको सच में अगर कुछ ना कुछ न्याय दिलाना चाहिए, तो शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। शिक्षा के साथ में ही इंसान एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। बिना शिक्षा के इंसान जानवर की तरह शून्य की श्रेणी में ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास थी हमारी, जो भी हमने टॉपिक था हमने देख लिया है। इससे संबंधित जो भी हमारा टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे।